नमस्कार, मैं हूं सर्वमित्र। हरियाणा विशेष में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा विशेष में आज हम बात करेंगे सूरजकुंड की पाठशाला की। सूरजकुंड में बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने 2 दिन प्रदेश के बीजेपी विधायकों को कुछ टिप्स दिए, क्योंकि बीजेपी के 9 विधायकों को छोड़कर बाकी बचे सभी विधायक पहली बार विधानसभा पहुंचे हैं। 2 दिन की इस कार्यशाला में जो कुछ भी बीजेपी विधायकों ने सीखा, उसका क्या फायदा उनको और पार्टी को मिलेगा, यह तो खैर आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल बीजेपी विधायक इस कार्यशाला से काफी उत्साहित हैं। साफ सुथरी सरकार देना भाजपा का एजेंडा है और इसके लिए भाजपा ने अपने नवनिर्वाचित विधायकों को सुशासन का पाठ बढ़ाने के लिए सूरजकुंड में 2 दिन की कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला के बाद मुख्यमंत्री ने कहा है कि इस प्रशिक्षण से निश्चित तौर पर उन्हें फायदा होगा। फरीदाबाद के सूरजकुंड में 2 दिन बीजेपी विधायकों की क्लास लगी और क्लास लेने के लिए बीजेपी के कई दिग्गज नेता और केंद्रीय मंत्री यहां पहुंचे। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज, वीरेंद्र सिंह, राव इंद्रजीत सिंह के अलावा कृष्णपाल गुर्जर ने बीजेपी विधायकों को कई गुर सिखाए। वीरेंद्र सिंह ने कहा कि राजनीति मर्यादा में रहकर होनी चाहिए। तो कार्यशाला की समाप्ति पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इस कार्यशाला से विधायकों को फायदा होगा। उसमें मर्यादित राजनीति करना, सच्चाई की राजनीति करना, मूल्यों की राजनीति करना, यही सबसे बड़ी बात है जो किसी भी विधायक के लिए अपने आप को राजनीतिक तौर पर सशक्त बनाने के लिए और लोग अपने लिए एक आकर्षण पैदा करने के लिए जरूरी है। और यही मुद्दा था जिसमें मैंने बात की। इस शिविर में 8 सत्रों में हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी, हमारे प्रदेश के लोग, उन सब लोगों ने विभिन्न विषयों पर नए जो हमारे विधायक हैं उनको कुछ विधायी कामों की दृष्टि से अपने कार्यक्षेत्र में किस प्रकार से काम करना चाहिए, इन सब बातों को लेकर अलग अलग विषयों के माध्यम से सबको अपने विचारों से मार्गदर्शन किया। निश्चित रूप से इसका लाभ हम सब लोगों को मिलेगा। दरअसल बीजेपी के 47 विधायकों में से 38 विधायक पहली बार चुनकर आए हैं। तो ऐसे में उनको विधानसभा के अंदर और बाहर किस तरीके से काम करना है, ये सब सिखाया गया। बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक भी इस कार्यशाला के दौरान काफी उत्साहित नजर आए। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इस कार्यशाला से बीजेपी विधायकों ने जो कुछ सीखा है, क्या उस पर वो अमल भी कर रहे हैं और उनके काम करने का अंदाज कैसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एवं तहलका, हरियाणा। तो 2 दिन कार्यशाला चली है सूरजकुंड फरीदाबाद में, दिल्ली के बिल्कुल पास सूरजकुंड में 2 दिन की क्लास लगी है वहां पर। और दिग्गज नेता जो है बीजेपी के, उन्होंने टिप्स दिए हैं जो नए विधायक चुनकर आए हैं कि विधानसभा के अंदर बाहर किस तरीके से आचरण करना होगा, किस तरीके से आगे काम करना, लोगों के बीच में कैसे तालमेल बना के रखना है, ये सब वहां पर सिखाया गया। और इस पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में मेरे साथ शामिल हैं रोहतक से आनंद सिंह दांगी जी, कांग्रेस के विधायक हैं मौजूदा और बहुत वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। मेरे साथ डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी हैं, कार्यकारी संपादक हैं। मेरे साथ फोन लाइन पर जयप्रकाश जी हैं, निर्दलीय विधायक हैं कलायत से। और थोड़ी देर में हमारे साथ बीजेपी के विधायक भी जुड़ेंगे। चलिए, सबसे पहले मैं आनंद सिंह दांगी जी के पास चलता हूं। बहुत वरिष्ठ नेता है, बहुत एक्सपीरियंस है उनके पास। आनंद सिंह दांगी जी, किस तरीके से देखते हैं ये जो 2 दिन की कार्यशाला हुई है, उसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने, केंद्रीय मंत्री भी हैं, उन्होंने वहां पर कुछ टिप्स दिए हैं जो नए चुनकर आए हैं कि विधानसभा के अंदर बाहर और किस तरीके से सोशल मीडिया, तमाम तरह की जो भी कार्यप्रणाली होती है उसमें किस तरीके से आगे आपको चलना है, ये सब टिप्स दिए गए हैं। किस तरीके से देखते हैं? वाकई में ही बहुत अच्छी बात है कि नए चुनकर विधायक आए हैं, तो कुछ टिप्स और कुछ बताया जाए उनको। देखो, वैसे तो बहुत अच्छी बात है
हर चीज की नॉलेज हर जनप्रतिनिधि को होनी चाहिए। जिस लाइन में जो व्यक्ति है उसको उसका पूरा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और विशेषकर हरियाणा विधानसभा लोकसभा में जो जनप्रतिनिधि चुन करके चले जाते हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, अपने जनता के प्रति भी, प्रदेश के प्रति भी, और हर प्रकार से एक बहुत बढ़िया ढंग से सारी जिम्मेदारी निभाने की बात होती है। सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ जो लोगों की सेवा करने का जो मौका मिलता है उसमें हर तरह से, हर वक्त, हर मौके पर एक बहुत जिम्मेदारी के साथ कार्य करने की आवश्यकता होती है। और इसमें सीख तो आदमी अपने आप ही सीख जाता है। सबसे पहली बात यह है कि विधानसभा, पार्लियामेंट में जो व्यक्ति जाता है उसको सबसे पहले तो जो भी बात वहां कही जाए सच्चाई के साथ कही जाए, तथ्यों के साथ कही जाए, और नियम जो होते हैं हमारी विधानसभा के उसके अनुसार कही जाए। जब भी कोई बात आती है उसको ठीक ढंग से मौके पर बात करने की, जो जिम्मेदारी के साथ करने की आवश्यकता होती है वो करी जाए। ये सारी बातें होती हैं और ये कोई क्लास लगा करके सीखने की बात नहीं। एक कोई जनप्रतिनिधि चुन कर जाता है तो उसकी जिम्मेदारियां बहुत होती है। वो एक दिन में इस लायक नहीं हो जाता कि कोई विधायक बन जाए। बिल्कुल, जनता के बीच में रह करके, जनता के साथ जुड़ करके, जनता की भावनाओं के साथ मिल करके चलने की जो लाइफ चलता है आगे आगे, तो उसके बाद व्यक्ति को मौका मिलता है जी। और उसकी सबसे बड़ी क्लास यही है कि उसको हम जिम्मेदारी से और ईमानदारी से निभाएं। ये सबसे जरूरी बात है जी। बिल्कुल, तो बहुत जिम्मेदारी होती है। जो नुमाइंदा चुनकर आता है विधानसभा से, 90 विधायक हैं हमारे हरियाणा से चुनकर आए हैं विधानसभा में, और बीजेपी को 47 विधायक चुनकर आए हैं। उनमें से 38 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार चुनकर आए हैं, हालांकि 9 पहले भी विधायक बनते रहे हैं। चलिए, हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्ञानचंद गुप्ता जी, जो कि खुद इस प्रशिक्षण शिविर में वहां पर 2 दिन शामिल थे। उन्हीं से जानते हैं। गुप्ता साहब, आप ही से सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि ये जो शिविर लगाया गया, कार्यशाला लगाएगी, क्या कुछ टिप्स दिए गए? क्योंकि बहुत दिग्गज नेता पहुंचे थे वहां पर बताने के लिए। क्या कुछ टिप्स दिए गए हैं वो हम आपसे जानना चाहते हैं। जी गुप्ता साहब। देखिए, मैं समझता हूं कि ये जो 3 दिन का शिविर रहा है जी, इस शिविर को मैं समझता हूं कि आने वाले समय में सभी विधायकों के लिए जो विशेष तौर पर पहली बार निर्वाचित होकर के आए हैं जी, उनकी ये जो विधानसभा का कार्यकाल है उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा जी। क्योंकि हर व्यक्ति को हमेशा किसी भी समय सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, कोई समय नहीं होता। बिल्कुल, हर समय कोई ना कोई व्यक्ति कहीं से भी ग्रहण कर सकता है। लेकिन जब एक विशेष तौर पर एक आयोजन किया जाता है किसी खास विषय को लेकर के कि हमारी विधानसभा के अंदर परफॉर्मेंस किस प्रकार से होनी चाहिए, हमारा विधानसभा के अंदर व्यवहार किस प्रकार से होना चाहिए, हमें कौन सा प्रश्न किस समय पूछना चाहिए, और जन सेवा के लिए हमें किस प्रकार से तैयार रहना चाहिए। तो ये जो हमारा प्रशिक्षण शिविर रहा है उसका मूल मंत्र रहा है कि हम जनता के अंदर जाकर के, जनता के बीच में रह करके एक सेवक के रूप में वहां पर काम करें, और उसी भूमिका के अंतर्गत हमें आगे 5 साल रहना है। और जनता के जो मुद्दे हैं, जनता की जो आवाज है, उस आवाज को अपने असेंबली के अंदर, विधानसभा के अंदर हमने पहुंचाना है। उसको चाहे वो प्रश्नकाल है, चाहे वो हमारा कोई कॉल अटेंशन मोशन है, या कोई अन्य तरीके जो विधानसभा के हैं, सभी को ध्यान में रखते हुए हमने वहां पर काम करना है जी। फिर भी मोटे मोटे तौर पर कौन कौन से ऐसे फील्ड थे कि विधानसभा के अंदर, बाहर, या लोगों से क्या क्या मतलब टिप्स मिले हैं आपको? देखिए, टिप्स तो ये कि हमारी जो मूल विचारधारा है, कि हमारी मूल विचारधारा है कि हमारा देश सर्वोच्च है, हमारे लिए मातृभूमि हमारे लिए वंदनीय है, आदरणीय है। उसके लिए हमने अपने देश के लिए काम करना है, देश की एकता और अखंडता के लिए काम करना है। और जो मूल दर्शन है कि जो गरीबी की रेखा के अंदर सबसे नीचे खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको हम किस प्रकार से सेवा उसकी कर पाए,
विशेष तौर पर हमें इस बारे में बताया गया कि हमने गरीबों के प्रति किस प्रकार से उनकी सेवाओं के लिए हमेशा तैयार रहना है। जी। दूसरा जो है कि हमारी विचारधारा क्या है, कि हमारी विचारधारा एकात्म मानववाद को, जो मैं समझता हूं कि मूल मंत्र है भारतीय जनता पार्टी का, वो हमने लोगों तक किस प्रकार से पहुंचानी है। ओके। इस के अलावा जो आम जनता के अंदर या जो लोगों के बीच में कई बार कुछ जो उनकी जरूरतें हैं, उनकी समस्याएं हैं, उनको किस प्रकार से निवारण करना है, उनके अंदर क्या प्राथमिकता रहनी चाहिए हमारी। तो इस प्रकार से बहुत सारे टिप्स दिए गए हैं, जहां मैं समझता हूं कि जो आने वाले 5 साल के अंदर हमें बहुत काम आएगा। मतलब काफी अच्छा लगा होगा कुल मिलाकर, जो नए विधायक चुनकर आए हैं काफी उन्होंने आनंद भी लिया होगा और उत्साहित भी बहुत होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा। हर विधायक ने इस सबसे बड़ी बात देखिए कि विधायकों के अंदर सीखने की कितनी ललक कहूंगा, ये लालसा कहूंगा या इच्छा कहूंगा, कि 47 में से सिर्फ एक विधायक जो बीमार थे, अनिल विज जी, उनके अलावा 46 के 46 सही समय पर और बिल्कुल अनुशासन का पालन करते हुए पूरा समय, चाहे उनमें मुख्यमंत्री, हमारे लिए प्रेरणा के लिए हमारे मुख्यमंत्री 3 दिन लगातार वहां उस शिविर के अंदर रहे जी। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक मुख्यमंत्री 3 दिन वो भी अपना कुछ सीखने के लिए वहां पर हमारे साथ विधायकों के बिल्कुल, वो भी पहली बार विधायक चुनकर आए, तो निश्चित तौर पर उनको भी जरूरत है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये आगे भी जो सीख लेकर आए हैं विधायक, आगे जनता के बीच में उनके काम के लिए, या जो देश हित सर्वोपरि है, प्रदेश हित सर्वोपरि है, उसके लिए ये काम करेंगे। ये सब आने वाले समय में हालांकि पता चलेगा। हमारे साथ जयप्रकाश जी बने हुए हैं फोन लाइन से, कलायत से विधायक है, निर्दलीय विधायक हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत एक्सपीरियंस है इनको। जयप्रकाश जी, आपका भी स्वागत है वन तहलका हरियाणा पर। जयप्रकाश जी, आपको हमारी आवाज सुनाई दे पा रही है? तो लगता है हमारी आवाज अभी नहीं पहुंच रही जयप्रकाश तक। हम दोबारा फिर कोशिश करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर सुरेंद्र धीमान जी हैं। धीमान साहब, निश्चित तौर पर कोई भी अगर नए फील्ड में आता है तो ट्रेनिंग बहुत जरूरी होती है। कोई किसी चाहे जॉब में जाता है किसी के लिए, और अगर एमएलए बनकर आया तो निश्चित तौर पर उसके लिए भी ट्रेनिंग जरूरी है। ये नहीं कि आते उसे सब बातों का पता चल जाता है, कैसे काम विधानसभा में करना है, बाहर कैसे करना है। तो आप किस तरीके से देखते हैं कि निश्चित तौर बीजेपी की ओर से कि अच्छा कदम उठाया गया है कि कम से कम जो नए विधायक आए उनको थोड़ा बहुत ज्ञान तो शुरू में दे दिया जाए? देखिए, ये खाली बीजेपी की बात नहीं है, सभी पार्टियों को अपने जो नए विधायक आते हैं उनको ट्रेनिंग देनी चाहिए। और वैसे भी विधानसभा की तरफ से भी जो स्पीकर हैं वो इस बात का इंतजाम करते हैं जो नए विधायक उनको ट्रेनिंग दी जाए जी। 2005 से 2009 के बीच में जो विधानसभा रही तब भी एक ट्रेनिंग दी गई थी, जब डॉक्टर रघुवीर कादियान थे स्पीकर। और जो 2009 से 2014 के बीच में स्पीकर रहे डॉक्टर कुलदीप शर्मा, उससे पहले चट्टा साहब रहे थोड़े थोड़े समय के लिए दोनों बार में, उन्होंने भी ट्रेनिंग दिलाई। ओके, ट्रेनिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बीजेपी ने जब अपने विधायकों के लिए दिलवाई ट्रेनिंग, इसके पीछे 2 कारण जी। वैसे तो हमने गुप्ता साहब को इसलिए बुलाया कि भी हमें अंदर की जो 2 दिन, 2.25 दिन या 2.5 दिन का हम कह सकते हैं वहां रहे, बिल्कुल उसमें और क्या क्या किन किन बिंदुओं पर ट्रेनिंग में कहा गया जो हम आप सार्वजनिक कर सकते हैं, वो हमें सबको जिसका ज्ञान हो सकता है, जिसमें उसका फायदा हो सकता है, अन्य विधायकों को भी फायदा हो सकता है, खाली बीजेपी की बात नहीं है। क्योंकि वहां एक अच्छे विधायक बनने की ट्रेनिंग दी गई है, वहां बीजेपी का विधायक बनने की ट्रेनिंग नहीं दी गई। बिल्कुल, बीजेपी का विधायक बनने के लिए तो सिर्फ इतना सा उसमें शामिल था कि बीजेपी की जो नीतियां हैं, बीजेपी का एक रोड मैप क्या है, किस तरीके से सरकार चलनी चाहिए, सरकार के साथ अंदर जब विधानसभा के अंदर होते हैं तो कैसे विधायकों को सरकार के पक्ष में बात करनी चाहिए, वहां तक शामिल होते हैं। लेकिन एक अच्छे विधायक कैसा हो, इसके लिए हमने डांगी साहब को भी आज उनकी समय ली है कि वो बहुत पुराने वरिष्ठ विधायक हैं और वो जानते हैं। और विधानसभा के अंदर में जब भी देखता था डांगी साहब ही ऐसे विधायक हैं, हालांकि और 2-3 और विधायक हैं जो किसी भी विधायक को ये टोकते थे कि आप किस रूल के तहत बोल रहे हैं, बिल्कुल, क्योंकि विधानसभा में सब नियमों की बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए हमने डांगी साहब को बुलाया कि वो भी थोड़ा अपनी बात बताएंगे, और जो हमारे इस प्रोग्राम को विधायक देख रहे हैं, पुराने या नए, या दर्शक जिन्होंने कभी आगे विधायक बनना है, वो इसका फायदा उठा सके। जहां तक एक बात जो मुझे लग रहा है कि इस ट्रेनिंग में मैंने गुज्जर साहब की बाइट सुनी थी, उसमें कह रहे थे कि एक अच्छा विधायक जब सवाल उठाए वो इस प्रकार के सवाल उठाए जिसकी न्यूज वैल्यू हो, इस प्रकार की बात कही है सत्ताधारी दल की तरफ से। बिल्कुल,
लेकिन वहां पर तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं विधानसभा में, जब विपक्ष के जो विधायक हैं जो कि इस बार कांग्रेस के 15 में से 14 विधायक पुराने हैं, ना केवल पुराने हैं, बहुत नए हैं और बहुत घड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अनुभव सत्ता में रहे हैं। बिल्कुल। तो इस सरकार को, क्योंकि अभी नया 5 साल का जो कार्यकाल शुरू हुआ है, इसको सरकार को हर मामले में घेरने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल। जो उनकी जितनी भी बातें उन्होंने अपने संकल्प पत्र में बीजेपी ने कही हैं और जो उसमें से पूरी नहीं होंगी, वो सब बातें उठाएंगे। बिल्कुल। तो एक उस प्रकार की ट्रेनिंग, पता नहीं इस बारे में गुप्ता साहब बताएंगे, ये भी हम पता करेंगे। ये भी हम पता करेंगे, गुप्ता साहब बताएंगे हमें कि क्या वाकई में काउंटर कैसे करना है, बीजेपी के विधायक कैसे करेंगे एनएलडी और कांग्रेस के जो बिल्कुल बड़े पुराने विधायक हैं। बिल्कुल। चलिए जयप्रकाश जी, मैं गुप्ता साहब आपके पास आऊंगा। जयप्रकाश जी हमारे साथ बने हुए हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं। जयप्रकाश जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। जब विधायक चुनकर आते हैं तो निश्चित तौर पर विधायक बनने के बाद एक अलग रुतबा हो जाता है और वो शायद बहुत ऊपर उठकर सोचते हैं। आपको लगता है कि निश्चित तौर पर जो नए विधायक आते हैं उनके लिए ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी होनी चाहिए? हालांकि जिस तरीके से दिमान साहब कह रहे हैं कि पहले भी ट्रेनिंग उनको विधानसभा अध्यक्ष देते रहे हैं और अब बीजेपी जिस तरीके से अपनी ट्रेनिंग दे रही है अपने नए विधायकों को, आपको लगता है कि निश्चित तौर पर ट्रेनिंग ये भी देनी चाहिए कि किस तरीके से आचरण बाहर अंदर होना भी चाहिए और अपने आप को इतना बड़ा नहीं सोच लेना चाहिए कि आप सब कुछ ही बन गए? देखिए, प्रजातंत्र प्रणाली में जनप्रतिनिधि जनता के सेवक के रूप में काम करता है जी, और करना चाहिए क्योंकि जनप्रतिनिधि का, विधायक का काम है जनता की बातों को सुनकर के मुख्यमंत्री और मंत्रियों के सामने अपने इलाके की समस्याओं को रखे। एक तो ये मामला है जी। दूसरा, इलाके से बाहर भी हमने निकलना होता है। कई ऐसे मुद्दे हैं जो पब्लिक इंपोर्टेंस के होते हैं, जिसको हम 0 आवर्स में उठाते हैं, अर्जेंट मैटर, वो हमें पूरे प्रदेश के उठाने चाहिए जी। कई मुद्दे ऐसे हैं, वो सरकार जो काम कर रही है, हमने ये देखना है कि सरकार जनहित में काम कर रही है कि नहीं कर रही जी। अगर वो सरकार कोई गलत काम करती है तो मैं तो ये भी मानता हूं, कई बार लोकसभा के अंदर तो रूलिंग पार्टी के एमपी भी अपनी सरकार की कार्य प्रणाली के खिलाफ कोई मोशन ले आते हैं जी। जैसे कार अटेंशन मोशन है, काम रोको प्रस्ताव है, 184 है, 193 है, ये ऐसी धाराएं आज इनको बताई होगी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक काफी नए हैं। बिल्कुल। इन विधायकों को अभी तक रूल एंड प्रोसीजर की किताब शायद ठीक ढंग से पढ़ी भी नहीं होगी और ये काम को इतना ज्यादा वो नहीं है। व्यवहारिक ज्ञान के आधार पर हर विधायक अपना आचरण अच्छा दिखा सकता है, विधानसभा के अंदर भी और विधानसभा के बाहर भी। अगर उसको व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, मैं ये समझता हूँ कि रूल एंड प्रोसीजर की जो किताब है उससे ही सब कुछ हम नहीं सीख पाते। बिल्कुल। सार्वजनिक जीवन में व्यवहारिक ज्ञान सब सीखेंगे। हमने ये देखना है कि हम एक अधिकारी को टेलीफोन कर रहे हैं या एक अधिकारी से हम बात कर रहे हैं, हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, अधिकारी जो हमसे बात कर रहे हैं उसका व्यवहार कैसा है, हम जनता से जो बात कर रहे हैं कि हमने कैसे अपने जो जनता के लोग, हमने एक हुक्मरान बन करके उनके साथ बात नहीं करनी चाहिए बल्कि एक सेवक के रूप में हमने उसके साथ बात करनी चाहिए जी। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो है जनता से मिलने का जी। बढ़िया जनप्रतिनिधि वो होता है जो अपने इलाके की जनता को ज्यादा से ज्यादा समय दे और उस समय का सदुपयोग करके जहाँ जनता को समय दे वहां सरकार से भी जनता के बातों को, जो जनता के सामने इशूज हैं जी, बर्निंग इशूज हैं, जैसे आज खाद का मुद्दा है तो विधायक को चाहिए कि हमारे इलाके में खाद नहीं मिला उस बात को उठाए। कहीं बिजली की कमी है, कहीं पानी की कमी है, कहीं रोजगार का सिस्टम में फर्क है, तो कहीं विकास के कार्य हैं। तो ये बातें हमने खास करके विपक्ष के लोगों के सामने, तो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म विधानसभा का सदन है। बिल्कुल। और सदन के अंदर हम अपनी बातें रखें। उसमें किस इशू में हमने क्वेश्चन आवर लगाना है, स्टार अनस्टार पर्सन है जी, तो 2 प्रकार के पर्सन लगते हैं, एक स्टार एक अनस्टार जी। तो इसी तरीके से कॉल अटेंशन मोशन है। तो ये छोटे छोटे ऐसे इश्यूज हैं जो ऐसे मद हैं, ऐसी धाराएं हैं जिसके तहत हमें पर्सन उठाए। और एक बात हमारे एक मित्र ने कही, कई लोग क्या है जी, इस सदन को भी जी अपनी लोकप्रियता का माध्यम मीडिया के माध्यम से नहीं दिखाने के लिए
भाई वो बड़ा बोला, जनता उसको देखेगी। मैं ये भी चाहूंगा कि जो भी विधायक सदन के अंदर बोल रहे मर्यादाओं में रह करके, बिल्कुल बिल्कुल सीमाओं में रह करके, उसको आप केवल प्रेस विधानसभा को अपनी पॉपुलरिटी का माध्यम यदि बनाओगे, और मैं तो कहता हूं कि मीडिया को भी इस प्रकार की खबरों के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। कई विधायक जो अननेसेसरी बात जो सदन का टाइम खराब करते हैं, उसमें उछालते हैं, तो लिख देते हैं बहुत अच्छा उसने ये कहा, उनके अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज करते हैं, उससे इलाके को भी और असेंबली को भी बहुत नुकसान होता है। मैंने देखा पिछली विधानसभा में ऐसे मंत्री भी मैंने देखे हैं, ऐसे विधायक भी देखे हैं, केवल अपनी टुकड़ी चिकनी टुकड़ी सूरत को दिखाने के लिए वो जनहित की बात नहीं करते। तो ऐसे लोगों से भी दूर रहना चाहिए। बिल्कुल, तो जनहित की बात को छोड़कर सिर्फ न्यूज वैल्यू, मतलब न्यूज के लिए मत बोले, हाँ नहीं होना चाहिए ऐसा। जनहित के मुद्दे उठाने चाहिए निश्चित तौर पर, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को संतुष्ट करना, क्योंकि लोग अगर संतुष्ट होंगे तो निश्चित तौर पर अगली बार फिर विधायक चुनकर आ जाएगा, और अगर लोग नाराज होंगे तो निश्चित तौर पर फिर उसको पटकनी मिल जाएगी। मैं आपके पास आता हूं दांगी साहब, आपके पास आता हूं, उससे पहले एक सवाल मैं बोलना चाहता हूं थोड़ा। हाँ दांगी साहब, मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से बीजेपी ने एक कैंप लगा करके अपने एमएलए को जो ट्रेनिंग दी है या क्लास लगाई है, विधानसभा के 47 सदस्यों से चलने वाली नहीं है जी, और इसका सबसे बड़ा कस्टोडियन विधानसभा के स्पीकर होते हैं जी। पीछे जो सरकार रही है, कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है, उस जी लगाया है। सब में सीखने की जरूरत होती है, और जो एक्सपीरियंस एमएलए है वो अपने विचारों में रख सकते हैं। वो एक बहुत जरूरी चीज होती है। और इसमें कई बार ऐसा देखने में आता है कि जो पक्ष और विपक्ष की बात आती है, तो विपक्ष का भी अच्छी तरह से अपनी प्रेजेंटेशन करने का हक होता है, और उसमें कई प्रकार के ऐसे मुद्दे होते हैं, जनहित के मुद्दे होते हैं, और वो सरकार को अच्छे नहीं लगते। जनता में जिनकी बहुत ज्यादा चर्चा होती है, जैसे आज की बात है जो पिछले 1 महीने से एक बहुत बड़ा मुद्दा जनता के बीच में है, जैसे मेरे भाई जयप्रकाश जी ने भी कहा कि खाद का मुद्दा, बिजली का मुद्दा, पानी का मुद्दा। आज खाद की बात जो है, हमारे मंत्री जो हैं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, वो तो रोजाना कहते हैं कि हमारे पास खजाना भरा पड़ा है खाद का, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। फील्ड में लोगों की हजारों लोगों की लाइन लगती है, औरतें और बच्चे लाइन में खड़े होकर के खाद का इंतजार करते हैं। जिस व्यक्ति को 10 कट्टे की जरूरत है, उसको 1 कट्टा लाइन में लग करके बड़ा मुश्किल मिलता है। और जो खाद आज एकदम से जरूरत है, अगर आज खाद किसान की फसल में पड़ता है, गेहूं की फसल में पड़ता है, तो फसल आगे चलने के काबिल होगी। अगर आज खाद नहीं मिलता और उसमें अगर खाद नहीं पड़ता फसल के अंदर, तो वो बिल्कुल 5, 7, 10 मन पर के रह जाएगी, जिससे किसान को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। और इसमें सरकार की तरफ से या बीजेपी की तरफ से कोई भी विधायक आज तक या कोई मंत्री किसी ने भी ये नहीं कहा कि हाँ ये सच्ची बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो बात सच्ची, खाली बातों से पेट नहीं भरता, काम करने से लोगों की भावनाओं के साथ बात जुड़ेगी। जो लोगों को जरूरत है, उस जरूरत को समय पर पूरा करने की जरूरत होती है, न कि बातों में इस तरह की बातें करने की जरूरत होती है। बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें एक खाली 47 विधायकों की ट्रेनिंग से कुछ नहीं होता। हर विधायक को इस बात के ऊपर आना चाहिए कि जो चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, जहां मूल सुविधा की बात है, जनता की आवाज की बात है, बेशक हमारे खिलाफ हमारा हक बनता है उसके खिलाफ भी बोलने का, जनता के हित में बोलने का, जनता की भावनाओं के साथ काम करने का, जो मायने में, सच्चे मायने में किसी एक जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है, वास्तव में वो जिम्मेदारी निभाने का हमारा फर्ज बनता है। ये है क्लास लगाने की बात। ये नहीं कि अपने नेताओं की बड़ाई कर दे, अब अपने नेताओं के बारे में, सरकार के बारे में जो अच्छी बातें हैं उनको तो जनता के अंदर ढिंढोरा पीटे, और जो जरूरी बातें जन में जो आवाज उठा रहे हैं उनको दबा करके दूसरी तरफ ले जाने की बात करें। असली ट्रेनिंग, असली बात तो हमारे जैसे विधायकों की, हर विधायक की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो जनहित की बात है, जनहित का मुद्दा है, जो जनता की भावना के अनुसार जो बात जनता से निकल करके आती है, उसको हम मजबूती के साथ सरकार के सामने रखें। और सरकार का फर्ज बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि उसको अच्छी तरह से सुन के उसका समाधान करें। बिल्कुल दांगी साहब, उसका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हरियाणा विधानसभा। इस पर बात करते हैं। ज्ञानचंद गुप्ता जी आपके पास आते हैं। ये जो मुद्दा विपक्ष की ओर से उठाया जा रहा है फिलहाल, जो अभी एक तो खाद का मुद्दा है,
और दूसरा जो कोई सेंसिटिव जैसे कासनी के तबादले वाला मुद्दा आ गया, इसको लेकर विपक्ष आपको घेर रहा है। क्या यह भी सिखाया गया है इस तरीके के मुद्दे पर आपको किस तरीके से बचाव करना है? विपक्ष कहता है कि आप अनुभवहीन सरकार हैं क्योंकि बहुत सारे नए नेता चुनकर आए हैं। इस पर भी कुछ टिप्स दिए गए होंगे आपको कि किस तरीके से सरकार का बचाव करना है? देखिए, ये सभी मुद्दे किस प्रकार से उठाए जाते हैं, क्यों उठाए जाते हैं, खाली अपनी पॉपुलैरिटी को करने के लिए, धरातल को ना समझते हुए, धरातल के ऊपर क्या सीन है उसको ना देखते हुए आज ये जो अनावश्यक रूप से खाद के मुद्दे को हवा दी जा रही है, मैं समझता हूं कि हर जगह प्रदेश कमाल की बात है गुप्ता जी, आपको शायद किसान के बारे में बड़ा पता ही नहीं है। मुझे किसान की जो दुर्गति आज होने लग रही है उसका आपको ज्ञान ही नहीं है। आप फिर अपनी सरकार, जो मैंने कहा उसी तरह से आप अपनी सरकार साहब मुझे बोल रहे दीजिए, आप बोल रहे थे तो मैंने जनता में आज एक आप मिसलीड करेंगे। नहीं, देखिए मैं ये बता रहा हूं कि आप जब बोल रहे थे मैंने एक शब्द नहीं बोला। अब जब मैं बोल रहा हूं तो आप सुन लीजिए, उसके बाद आप जवाब दे देना। आप सुन, मतलब चाहे आपने गलत कहा, चाहे आनंद सिंह दांगी ने कभी नहीं, लेकिन हमारी सरकार में भी ऐसी बात चली तो आनंद सिंह दांगी एकदम से खड़ा होकर के बोलता था। नहीं, आज जनता की बड़ी दुर्गति हो रही है। बहुत आप अच्छी लोग दर की ठोकर खा रहे हैं, एक के लिए, और आप उससे दूसरी जा रहे हैं। तीन जगह, एक जगह लाठीचार्ज हुआ है और 2 जगह किसानों ने जाम लगाया क्योंकि खाद नहीं मिल रही। लेकिन ज्ञानचंद गुप्ता जी को हमने बुलाया है, वो उनको किसानों को खड़े बच्चों को थानों के अंदर लाइन लगा करके उनको खाद देने की आप लोग और फिर अपनी सरकार की लड़ाई करने की। दानी साहब सुन लीजिए, आप गुप्ता साहब जो बोलेंगे उस पर फिर हम जवाब ले लेंगे। जी गुप्ता साहब, देखिए मैं जो कह रहा हूं कि कुछ जगह के ऊपर अनावश्यक रूप से इसको मुद्दा बनाने के लिए इस प्रकार के हालात क्रिएट किए जा रहे हैं। कहीं पर भी आज पूरे प्रदेश के अंदर जहां जहां पर कुछ इस प्रकार की सूचनाएं मिली हैं वहां पर तुरंत उसके ऊपर एक्शन हुआ है। आज ये देख लीजिए कि इसी समय के अंदर पिछली बार से कितनी ज्यादा खाद हमने यहां पर अब की बार आई है, किन किन स्टोर्स के ऊपर आई है, कहां कहां पर कितनी खाद आई है। आज ये मैं समझता हूं कि एक इसको खाद को इशू बनाने के लिए विपक्ष के लोग कई जगह पर, कुछ अभी अधिकारी भी ऐसे बैठे हैं जो जानबूझकर इस प्रकार की सिक्रेसिटी क्रिएट करना चाह रहे हैं। इशू से कैसे निपटना ये सिखाया, ये बिल्कुल सिखाया गया है। हम जनता के बीच में जाकर के, जनता के साथ उनको समझा करके वास्तविक क्या दिक्कत है, वास्तविक वहां पर कमी किस प्रकार की है, क्या उसके अंदर किसी अधिकारी का रोल है या किसी प्रकार से वहां पर गलत इंफॉर्मेशन या कोई भी व्यापारी जो है गलत तरीके से उसकी स्टॉक होल्डिंग कर रहा है, उसको हमने निपटने के लिए जनता के बीच में जाना पड़ेगा। हमें जनता को समझाना पड़ेगा कि वास्तविकता क्या है। सरकार की तरफ से खाद की कोई कमी नहीं है, कहीं भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन कहीं पर मिस हैंडलिंग हुई है। उस मिस हैंडलिंग को हमने ठीक करने के लिए एक ही रास्ता है। कब जाओगे आप उनके बीच में? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, हम जनता के बीच में हैं, हम जनता के बीच में हैं, हमारे मंत्री जनता के बीच में है। हमने हर जगह जाकर के चौपट होने लग रही है, आप जो जाकर के देखोगे कहाँ खाद। बिल्कुल, देखिए मैं समझता हूं कि मेरे यहाँ पंचकूला के अंदर मेरा जो जिला है, मेरे जिले के अंदर किसी भी एक मतलब बोरी के खाद की भी कहीं कमी नहीं है। जरूरत से ज्यादा खाद पड़ी है, कहीं 2 या 1 जगह के ऊपर इस प्रकार की स्थिति आई होगी तो, लेकिन उसको भी हमारी सरकार ने बहुत अच्छे ढंग से वहां पर चाहे ज्यादा स्टॉक भेज करके या वहां पर अधिकारियों से बातचीत करके या व्यापारियों से बातचीत करके उस समस्या का समाधान किया है। चलिए इस पर भी बात करेंगे, इस पर चर्चा करेंगे, इस पर वही बात करेंगे कि आखिर इन मुद्दों से निपटने के लिए दानी साहब मैं आपके पास आऊंगा, दानी साहब आऊंगा मैं आपके पास। मैं समझता हूँ मैं समझता हूँ कि हम अपने मूल मुद्दा जो है उससे हम भटक रहे हैं। हम समस्याओं के ऊपर समस्याएं तो बहुत सारी हैं, बहुत सारी समस्याएं आज हमारे सामने आ रही हैं। पिछली सरकार के अंदर क्या हुआ, किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से यहाँ पर घपले हुए, उनको हम इस समय छेड़ने के उसमें नहीं है। हम आपने कहा कि हम कार्यशाला में 3 दिन में हमने क्या करके आए, तो उसके बारे में बात करें तो मैं वही बात करेंगे कि जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, तो मैं एमएलए कैसा होना चाहिए, यही बात हम कर रहे हैं और इसके लिए बात करेंगे। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द वापस लौटते हैं।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चर्चा हमारी जारी है कि सूरजकुंड की पाठशाला में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ सीखा बीजेपी विधायकों ने और आगे उसको कैसे वो क्रियान्वित करेंगे अपने फील्ड में। ज्ञानचंद गुप्ता जी, आप ही के पास आना चाहूंगा क्योंकि आप बहुत कुछ बता सकते हैं जो कुछ हुआ है। मतलब क्या सोशल मीडिया को लेकर मीडिया में किस तरीके से बोलना है। हालांकि मैं एक छोटा सा सवाल भी है मेरा कि जिस तरीके से जो केंद्र की सरकार है, जो नए सांसद चुनकर आए थे उनके लिए भी एक ट्रेनिंग कैंप लगाया गया था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से उनके बयान आए, किरकिरी भी हुई। क्या इसको लेकर भी बातचीत हुई है कि कैसे मीडिया में बोलना है, सोशल मीडिया में कैसे बात रखनी है, ये सब बातें? बिल्कुल हर लिहाज से एक अच्छे विधायक का किस प्रकार से आचरण होना चाहिए, किस प्रकार से उनको व्यवहार करना चाहिए, शब्दों का प्रयोग किस प्रकार से करना चाहिए, किसी भी जो मर्यादा का है वो उल्लंघन कभी नहीं होना चाहिए। आप प्रश्न जो करते हैं वो रूल्स के अंतर्गत करें, कौन से रूल के अंदर कौन सा प्रश्न करना है इसकी आप पढ़ करके आप और उसके जान करके उसके बारे में अंदर चर्चा करें। और चर्चा के अंदर भी कहीं भी चाहे वो विरोधी पक्ष में है उसके बारे में भी कोई ऐसे शब्द ना कहें जिससे उसको पीड़ा हो या मर्यादा का उल्लंघन हो। हमें मर्यादा में रह करके ही सभी अपने कार्य करने चाहिए। और दूसरा जो हमारा सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया के अंदर हमें 24 घंटे हम सोशल मीडिया के संपर्क में, क्योंकि आज जमाना सोशल मीडिया का है। सोशल मीडिया को हम अपने व्यक्तिगत जो अपना व्यवहार, ये जो काम है, व्यक्तिगत हमारी जो कार्य हैं उनको हम सोशल मीडिया के द्वारा कैसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं और लोगों के साथ हम सोशल मीडिया के द्वारा कैसे संपर्क कर सकते हैं। उनकी जो शिकायतें हैं उनको क्या हम सोशल मीडिया के द्वारा उनका निर्माण कर सकते हैं, उनको भी हम उनका जो शिकायतें हैं उनको हम दूर कर सकते हैं, वो भी हमें अपने सोशल मीडिया के द्वारा करना है। और जो भी सोशल मीडिया के साथ संपर्क रह करके अधिक से अधिक लोगों के साथ हमारा संपर्क किस प्रकार से बढ़े, जो हमारी पार्टी की नीति है, जो हमारी सरकार की नीति है, जो हमारे सरकार के काम है वो लोगों तक सोशल मीडिया के द्वारा किस प्रकार से जाएं, इसके बारे में भी हमें विशेष तौर पर बताया गया कि हमें सोशल मीडिया। और आज ये भी कि आज जो देश के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका इस सोशल मीडिया के लिए कितना जबरदस्त उनका, ये कह लीजिए कि आम आदमी के लिए ही कि सोशल मीडिया कितना जरूरी है उसको भी हम समझें और उनके बताए हुए मार्ग पर हम सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा ध्यान दें। इस प्रकार की भी वहां पर चर्चा हुई है। और दूसरा जो मैं कहना चाह रहा था कि हमें अपने जो पब्लिक का ओपिनियन कैसे ठीक बनाना है। अच्छा, पब्लिक को ओपिनियन किस प्रकार से सरकार के साथ रहे, पब्लिक के बीच में रह करके हम जो काम करें, तो मैं समझता हूं कि उससे हमारी छवि अच्छी होगी। और हम कभी, आज मैं विधायक हूं तो पता नहीं क्या बन गया, हमें अपने पुराने दिनों को याद रखना है। बिल्कुल, बिल्कुल। कि उससे पहले जो हमारा व्यवहार था, कहीं हमारे व्यवहार के अंदर तो ये जो विधायक बनने के पश्चात कहीं फर्क तो नहीं आ गया। जिन लोगों से हम मिलते थे, आम लोगों से मिलते थे, क्या हम उनसे कहीं कटने तो नहीं लगे। इस प्रकार का संदेश भी आज लोगों के अंदर किसी भी प्रकार से जानना चाहिए। बिल्कुल, अपने व्यवहार से जो कार्यकर्ता है उसकी भी उपेक्षा ना हो, जनता है उसकी भी उपेक्षा ना हो, और पार्टी के अंदर और सरकार के अंदर समन्वय बना रहे। पार्टी के अंदर, पार्टी हमारी माँ है, पार्टी को हम जिसके द्वारा हम आज विधायक बने हैं उसके लिए भी, उसके प्रति भी हमारा जो कर्तव्य है। और दूसरा, सरकार में यदि आए हैं तो दूसरा लोगों के प्रति भी हमारा कुछ कर्तव्य है। चलिए, ये सब होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो आपने बताई है कि अपना पुराना समय मत भूलें। आप एमएलए बन गए हैं तो लेकिन लोगों के बीच में रहें, ये सब बातें। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, ये जो बातें बताई जा रही हैं, सिखाई जा रही हैं, आपको लगता है कि निश्चित तौर पर इनका अमल भी किया जाएगा? क्योंकि जो विधायक जो राजनीति में आते हैं खासतौर पर, वो किस तरीके की मानसिकता लेकर आते हैं कि उनको लाल बत्ती मिलेगी, शाही ठाट बाट मिलेगा, और उसके बाद निश्चित तौर पर एक अंतर पैदा होता है जनता के बीच में और एमएलए के बीच में। जो पहले होते हैं या विपक्ष में बैठे होते हैं उस समय का व्यवहार और एमएलए बनने के जो बाद का व्यवहार होता है उसमें बहुत फर्क आ जाता है। क्या लगता है कि उसमें भी कुछ कम होगा कि वो लोग सोच पाएंगे या विधायक सोच पाएंगे
कि हमें इनके बीच में ही रहकर काम करना है और अपने आप को इतना बड़ा नहीं सोचने लगना? कुछ बातें कहने की होती हैं, प्रैक्टिकली वैसा नहीं होता है। हम मानव प्राणी हैं। हाँ, एक विधायक जो है वो 2 से 3 लाख के बीच लोगों का जैसे जैसे उनकी वोट है एरिया में, उनका प्रतिनिधि होता है जी। एक सामान्य आदमी से जब वो विधायक बन जाते हैं, प्रिविलेज आ जाते हैं, वो उनको एक सम्मानित सदस्य बन जाते हैं। हाँ। प्रिविलेज्ड आदमी है वो, सोसाइटी में उनका स्थान बहुत ऊंचा बन जाता है और सांसद बन जाता है तो उनका स्थान और भी ऊंचा हो जाता है। बिल्कुल। तो एक सामान्य नागरिक तो वो होते नहीं है। प्रैक्टिकली उनको कहा यह गया है, चाहे वो बीजेपी की बात नहीं, ये सभी एमएलए की बात है, चाहे वो कांग्रेस के हैं, आईएनएलडी के हैं, किसी के भी हैं, जो व्यक्ति विधायक बनने के बाद अपने आदमियों के साथ संपर्क में रहेगा, वो लगातार जीतते भी रहते हैं, लगातार बार बार जनता उनको अपना विधायक भी बनाती है, वो मंत्री भी बनते हैं। वो क्यों बनाते हैं? क्योंकि वो लोगों के साथ कटते नहीं है, लोगों की छोटी से छोटी बात और उसका समस्या का हल करवाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो वो मंत्री बनने के बाद हवा में उड़ने लग जाते हैं, फिर लोग उनको हवा में उड़ा के रखते हैं। बिल्कुल। और जब अगली दफा 5 साल के बाद जो चुनाव में जाते हैं तो लोग उनको नहीं जिताते हैं जी। तो ये तो होगी प्रैक्टिकल बात। हाँ। जो दूसरी बात है, जैसे जिसकी तरफ मैंने इशारा किया था, ये प्रशिक्षण शिविर मुझे लगता है बीजेपी के विधायकों का एक बार और लगाना पड़ेगा। इसके संकेत मुख्यमंत्री ने भी दिए हैं। बिल्कुल दिए। कारण ये है, मैं इतने साल से विधानसभा, हर साल लगेगा। हाँ, मैं विधानसभा में जब देख रहा हूँ, इस दफा का जो विपक्ष है, हाँ, सत्ता पक्ष में 47 में से 38 विधायक नए, उसमें से जो मंत्री हैं, उन मंत्रियों में मुख्यमंत्री में सिर्फ दो मंत्री पुराने हैं, रामविलास शर्मा, राव नरवीर, बाकी सब नए हैं। बिल्कुल, मंत्री भी। बिल्कुल सही बात। तो विपक्ष की तरफ में 15 में से 14 तो कांग्रेस के ही हैं। हाँ। हरियाणा जनहित कांग्रेस के 2 पुराने एमएलए हैं। हाँ। और ऐसे आईएनएलडी के जो एमएलए हैं, उसमें से 20 में से 7 पुराने हैं, 13 उनके नहीं हैं। हाँ। तो विपक्ष जिस तरीके से विधानसभा में इस बार घेरने का प्रयास करेगा, जैसे अभी हमें डिबेट में ही खाद के मुद्दे पे ही डांगी साहब ने हमारे विषय था कि कैसा विधायक हो, उस पर भी खाद की इतनी तरीके से अपनी बात रखी कि बीजेपी के विधायक को खाद के बारे में बात का जवाब देना पड़ा। बिल्कुल। विधानसभा के अंदर जिस तरीके से विपक्ष जो मुझे लग रहा है इस बार घेरने का प्रयास करेगा, उसके लिए इसको ट्रेनिंग की बीजेपी के विधायकों को जरूरत है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात एक और है ट्रेनिंग के साथ साथ, मुख्यमंत्री ने भी कहा और बीजेपी के अन्य नेताओं ने भी कहा बीजेपी के विधायकों को कि सत्ता चढ़नी नहीं चाहिए उनका मतलब बेसिकली जो अर्थ है वो यह है कि सत्ता आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। और कुछ मंत्रियों के दिमाग में चढ़ चुकी है, अभी जो मैंने अभी तक देखा है 2 महीने के बीच में, वो इस तरीके से सत्ता उनके दिमाग में चढ़ गई है। और एक तो मैं एक व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, बीजेपी का वो एक सामान्य पदाधिकारी था, इस बार विधायक बन गया है, बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। बीजेपी के जो अन्य पदाधिकारी हैं उनके भी फोन भी उठाने बंद कर दिए हैं। बिल्कुल। और बीजेपी के अपने नेताओं का फीडबैक है मेरे साथ, क्योंकि मैंने ही फोन करके देखा उस व्यक्ति को, मेरा ही फोन नहीं उठाया, तो मैंने जब और अन्य लोगों से बात की तो पता लगा कि वो हमारे ही फोन नहीं उठा रहे। तो ये शायद इस ट्रेनिंग से उनका ये फायदा हो जाए बीजेपी के विधायकों को, फोन सबके उठाने हैं, फोन सबके सुनने हैं, लोगों के साथ संपर्क में रहना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सत्ता का जो नशा है ये नहीं चढ़ना चाहिए दिमाग में खासकर। जयप्रकाश जी, आपके पास आना चाहूंगा। जयप्रकाश जी, जिस तरीके से मैंने धीमान साहब से भी पूछा कि पहले आम नागरिक, आम कार्यकर्ता और एमएलए बनने के बाद एक रुतबा बन जाता है, बहुत लोग भूल जाते हैं जनता को, लेकिन जो याद रखते हैं उनको जनता बार बार जिताती भी है, लेके आती है और बहुत आगे सिंहासन तक जाते हैं, ऊंचे सिंहासन तक जाते हैं। आपसे जानना चाहता हूं कि ये जो इस बार विपक्ष बड़ा मजबूत है, जिस तरीके से धीमान साहब कह रहे हैं, क्या वाकई में ही जो बीजेपी के विधायक है इनको बार बार ट्रेनिंग की जरूरत है और इस ट्रेनिंग से वाकई में इनके अंदर इतना अनुभव आ जाएगा कि विपक्ष का इतना सामना कर पाएंगे, जितना मजबूत विपक्ष है इस बार खासकर? जयप्रकाश जी, चलिए, उनको मेरी आवाज नहीं सुनाई दे पा रही है। दांगी साहब, मेरा यही सवाल आपके लिए है कि इस बार जो विपक्ष बहुत मजबूत है, खासकर कांग्रेस की बात करें तो सारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं जो चुनकर आए, कई बार चुनकर आए हैं वो, और उनको बोलने का भी बहुत अनुभव है। इनेलो के हालांकि ज्यादातर नए हैं, लेकिन उनमें से भी 2-4 हैं वो काफी अच्छा बोलने वाले हैं। क्या लगता है जो नए चुनकर आए हैं बीजेपी के, उनको यही पाठ पढ़ाया गया है कि आप आचरण अच्छा रखें, लेकिन वो विपक्ष का सामना किस तरीके से कर पाएंगे ये जानना चाहते हैं? हेलो, देखिए, सबसे पहले तो बात मैं आपको जो आपने कहा कि एक जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, जनता के प्रति क्या जवाबदेही उनकी है, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे जैसा व्यक्ति, चाहे वो एमएलए है, चाहे गांव का सरपंच भी क्यों ना है, वो सबसे छोटा व्यक्ति होता है, क्योंकि जनता का साथ है तो कुछ है, अगर जनता का साथ नहीं है कुछ भी नहीं है जी। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब यह है कि 24 घंटे हमें अपनी जनता के प्रति
जवाबदेही के साथ साथ उनके साथ मिलकर के एक भाई की तरह से रहने की आवश्यकता है। जी, पता नहीं किस वक्त किस प्रकार की कोई दिक्कत आ जाए, समस्या आ जाए और हम ऐशो आराम में घूमते रहे। तो सबसे बड़ी बात यह है, सबसे जरूरी बात यह है कि हमारे जैसे व्यक्ति को अपने लोगों के साथ जुड़ करके रहने की, हर दुख सुख में साथ चल करने की, हर वक्त एक भाई की तरह से उनके साथ मिल करके चलने की आवश्यकता है। और वो अगर इस तरह का हमारा संबंध होता है तो वो व्यक्ति को कभी मरने नहीं देते, हमेशा साथ देते हैं। देखो काम सब नहीं हो पाते, कोई हो जाता है, कोई रह जाता है, लेकिन दुख सुख का साथ जनता के साथ किसी अगर नुमाइंदे का, जनप्रतिनिधि का है तो जनता उसका हमेशा साथ देती है। ये मेरे अपने जीवन का एक्सपीरियंस है जी, जिसमें बड़े से बड़े संघर्ष में भी अपनी जान देकर भी, कुर्बानी देकर के भी लोगों ने आनंद सिंह दांगी का साथ दिया है। और उसी की वजह से उनका भाई बन करके चलने से आज चौथी बार मैं महम से हरियाणा विधानसभा का विधायक हूं। तो जनता को अगर कोई भूल करके चलता है तो वो आगे बढ़ नहीं पाता। सबसे बड़ी बात है, हमें जनता को सर्वोपरि मान करके चलनी चाहिए। उनकी जो भी बातें हैं उनको वक्त पर उठा करके चलने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार से मैं 1 मिनट और बीच में डिस्टर्ब करना चाहूंगा, जो खाद वाली बात है, जो गुप्ता जी ने कहा कि मेरे हल्के में तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई, उनका हल्का 90% तो सड़क और बिल्डिंग का बना हुआ हल्का है, उसमें कहीं 10% कहीं फसल होगी। पंचकूला में 270 गांव है, आज 270 गांव है जिला पंचकूला में। आज के अब पहाड़ी गांव पहाड़ों का इलाका है, उसमें आप फील्ड में आकर के देखें, आप फील्ड में आकर के देखें, आपको पता लगेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल इस प्रदेश को राज दिया है, एक भी दिन किसी एक किसान ने कभी खाद की या बीज की या कोई भी, चलिए वो हमारा मुद्दा नहीं है दांगी साहब, उस मुद्दे पर हमारा मुद्दा यही है कि जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए, कहने की आवश्यकता है जो गुप्ता जी ने कहा। बिल्कुल, और मैं ये कहना चाहता हूँ हुड्डा साहब ने क्या कह दिया है वो बाद में चर्चा करेंगे। हमारी बहन बेटियां खाद के लिए खड़ी होंगी तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। और उस बात को ये कह करके कि दूसरी तरफ मुद्दा जोड़ने की बात है तो ये गलत है। बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहता हूँ खासकर सच्चे मायने में किसी जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी, चाहे वो सीखने की बात है, चाहे वो नेचुरल बात है, उसमें हमें एक जिम्मेदारी के साथ अपने जनता के प्रति जवाबदेही होकर के, बिल्कुल, कहीं भी और विधानसभा की जयप्रकाश जी हमारे साथ बने हुए। जयप्रकाश जी आप ही के पास आना चाहूंगा, हमें हर बात को जयप्रकाश जी बहुत अहम सवाल है मेरा। राजनीति में जो लोग आते हैं, कई लोग बहुत ऊपर तक जाते हैं, बहुत मंत्री तक बनते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत जल्द राजनीति में फ्लॉप भी हो जाते हैं। मैं आपसे यही जानना चाहता हूं कि राजनीति में आगे बढ़ने के पीछे क्या वजह, क्या कारण होने चाहिए और कैसी मानसिकता होनी चाहिए, और जो लोग फ्लॉप हो जाते हैं उनके पीछे वजह आप क्या मानते हैं? देखो, किसी भी आदमी को ऊपर उठने के लिए इनका शिष्टाचार, जनता के प्रति व्यवहार जी, काम के प्रति निष्ठा, ईमानदारी जी, चरित्रवान, मानवता, इंसानियत जी, तो ये चीज जिस व्यक्ति में होगी, हमने जनता ने मैंने बना दिया, तो मैं निष्ठा से जी, ईमानदारी से अपने इलाके के लोगों की सेवा करूं जी, और मैं अपने आचरण को बढ़िया दिखाने के लिए ईमानदार रहूं, भ्रष्टाचार ना हो, दुराचारी ना हो, तो उस व्यक्ति का एक तो मैं समाज में कोई आदमी ईमानदार है, चरित्रहीन नहीं है, चरित्रवान है। आज चरित्र को भी लोग देखते हैं, ईमानदारी को भी लोग देखते हैं, और जो लोगों के प्रति समर्पित और जिसने चुनकर के भेजा, जिस दल के टिकट के ऊपर आया है, दल के प्रति अपनी निष्ठा जी और विश्वास जी, जिस व्यक्ति के अंदर जनता का विश्वास जम जाएगा वो बड़ा नेता बन जाएगा जी। चलिए डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से भ्रष्टाचारी नहीं होना चाहिए जयप्रकाश जी कह रहे हैं, हो सकता है इस बारे में भी पाठ पढ़ाया गया होगा, गुप्ता साहब से भी हम जानेंगे, लेकिन जो लोग करोड़ों रुपया खर्च करके एमएलए बन जाते हैं, अब क्या लगता है जो 2 करोड़ रुपया खर्च किया इलेक्शन में और उनको सैलरी मिलती है, क्या वो अपने पैसे भी पूरे कर पाते हैं? क्या सिर्फ यही मानसिकता लेकर आते हैं कि हमें सिर्फ लाल बत्ती की गाड़ी मिलेगी और रुतबा होगा?
नहीं, राजनीति में जैसे एमएलए और एमपी का जो चुनाव है जी, वैसे तो बहुत निचले चुनाव भी जो नगर परिषद के, नगर निकायों के चुनाव है, सरपंच का चुनाव, वो बहुत महंगा होगा, लेकिन एमपी और एमएलए का चुनाव बहुत महंगा होगा। सरकारी तौर पे तो उसका जो रेट है बड़ा कम है, लेकिन जो बिना गैर सरकारी तौर पर जो खर्च होता है वो बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है। तो एक बात तो बड़ी साफ है कि सामान्य स्थिति का आदमी शायद चुनाव नहीं लड़ सकता। बिल्कुल। लेकिन ये चुनाव इसलिए नहीं लड़ते कि लाल बत्ती मिलेगी। चुनाव, मैंने जैसे कहा कि चुनाव लड़ने के बाद जब आप एमपी और एमएलए बन जाते हैं, आप प्रिविलेज्ड आदमी बन जाते हैं। जनता के बीच में रहना तो उसकी जिम्मेदारी है ही, वो अगर नहीं रहेगा तो फिर लोग उससे जिम्मेदारी वापस छीन लेंगे। लेकिन साथ साथ में हमारे देश का या पार्टी का, जिस भी वो पार्टी से संबंधित है या राज्य से संबंधित है, उस राज्य का विकास कैसे हो, उस राज्य के लिए नीतियां कैसे बने, ये उसकी कानून बनाने में उनका सबसे ज्यादा अहम योगदान होता है। विधानसभा के अंदर जैसे सत्ता पक्ष इंपॉर्टेंट है, उसी वैसे ही विपक्ष भी इंपॉर्टेंट है। वहां पर सब एमएलए एक बराबर है विधानसभा के अंदर। तो जैसे कई बार बहुत सारे मामले मैंने ऐसा देखा है कि सत्ता पक्ष के एमएलए चाहते हैं, लेकिन इसलिए नहीं उठा पाते कि वो सत्ता पक्ष के हैं। बिल्कुल। वो अपने विपक्ष के साथियों को अंदरूनी तौर पर जब ऑफ द रिकॉर्ड बात करते हैं, उनको कहते हैं भाई साहब आप ये मामला उठाओ। वो मामला उठाते हैं वहां, तो विपक्ष से कई बार वो मामले उठवाए जाते हैं। जैसे अभी पिछले 10 साल के राज में जो विज साहब रहे हैं, विज साहब ने बहुत सारे मामले ऐसे उठाए हैं जो सत्ता पक्ष के कई लोग उठाना चाहते थे, नहीं उठा सकते। बिल्कुल। कर्मचारियों के वेतन की बात थी, वेतनमान की, वो कई बार कांग्रेस के कुछ एमएलए नहीं चाहते थे कि उनको मिले, लेकिन विज साहब उठाते थे। ऐसे बहुत सारे मामले डांगी साहब जैसे उन्होंने कहा भी है, वो सत्ता पक्ष के होते हुए बहुत सारे मामलों में जब उनको लगा कि सरकार भी ठीक नहीं कर रही है, तो वहीं स्पीकर को बोल के कह रहे कि बात ठीक नहीं है। तो ये सत्ता पक्ष के जो इस वक्त बीजेपी के विधायक हैं, हालांकि नए हैं, पर बहुत सारे नए, जरूरी नहीं कि नए आदमी को कुछ नहीं आता है। नए विधायक भी जब सदन चलेगा तो बहुत कुछ सीख जाएंगे। इनको भी अपनी बात, मतलब जनता के हित सर्वोपरि रख के अगर बात करेंगे, हम ये मान के चलेंगे कि जितना सत्ता पक्ष में सत्ता का योगदान है, उतना ही विपक्ष का महत्वपूर्ण योगदान है। बिल्कुल। तो सदन भी अच्छा चलेगा, हमारे हरियाणा के लिए, लोगों के लिए बहुत अच्छे कानून भी बनेंगे। और जिस बात की जो एक समस्या है, जैसे आज की डेट में खाद की समस्या आज की नहीं है, ये 1 दिसंबर से लगातार आप देखें तो 15 नवंबर से शुरुआत होगी थी, तब से चल रही है। समस्या का समाधान करने का प्रयास उठाया है तो सरकार ने प्रयास किया लेकिन आज भी जैसे 4 जगह पर जाम लगाया गया। आज इतनी सर्दी में जबकि 3 या 4 डिग्री टेम्परेचर, तो किसी को एक खुशी नहीं होती, शौक नहीं है उनको, बिल्कुल, वो जाम लगाए। तो इस प्रकार की समस्या का मामला उठाना चाहिए। लेकिन जहां तक है ट्रेनिंग की बात, मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूं, ट्रेनिंग तो 56 विधायक नए हैं मुख्यमंत्री समेत 90 में से, सबको ट्रेनिंग देने की जरूरत है। कुछ पुराने एमएलए हैं, उनको भी ट्रेनिंग देने की जरूरत है। कैसे मामला उठा लेते हैं जो नियम के कायदे के कैसे आचरण करना है, सिर्फ न्यूज वैल्यू के लिए नहीं मुद्दा उठाना चाहिए। एक आखिरी सवाल गुप्ता साहब आपसे। गुप्ता साहब, एक समान विकास की बात करती है आपकी सरकार, लेकिन जिस तरीके से पीछे खबरों में भी सुनने को मिला है कि जो मंत्री हैं वो अपने बीजेपी के विधायकों को इकट्ठा करके उनसे सलाह मशवरा करेंगे, पैसा कहाँ लगाना है, उनकी सहमति ली जाएगी। आपको लगता है इस पर भी बात हुई है कि नहीं, एक समान विकास करवाइए सभी हलकों में, और जो विपक्ष के विधायक हैं उनको भी साथ मिलाइए, उनसे भी सलाह मशवरा कीजिए कि आपको क्या करवाना है हल्के में? देखिए, ये हर विधायक का फर्ज है कि वो अपने अपने क्षेत्र के अंदर जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करें। उसके लिए विपक्ष के अंदर जो बैठा विधायक है, विपक्ष के नाते उसकी क्या भूमिका हो सकती है, वो किस प्रकार से अपने इलाके की समस्याओं का समाधान करवा सकता है, ये उसकी कार्यशैली के ऊपर डिपेंड करता है, उसके व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है। जब जहां तक सत्ता पक्ष की बात है, सत्ता पक्ष के अंदर भी कोई मैं अकेला किसी चीज को डिसीजन करूं, हमें तो वहां ये कहा कि आपने कोई गांव के बारे में डिसीजन लेना है, गांव की समस्याओं के निराकरण के बारे में कि पहले कौन सी समस्या का निराकरण किया जाए, आप ग्राम सभा बुलाइए, गांव के सभी लोगों को बुलाइए, उनमें से प्रायोरिटी पूछिए कि आप कौन सी समस्या का समाधान पहले चाहते हैं। बिल्कुल, ऐसा होना भी चाहिए, ऐसा होना भी चाहिए कि क्या वाकई में बीजेपी के विधायक आप गांव में भी जाएंगे और वहां ग्राम सभा बुलाकर पूछेंगे कि आपके गांव में पहले कौन सा काम करवाएं हम? क्या वाकई में ऐसा होगा? बिल्कुल, मैं बता रहा हूं कि इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अब हमारे ऊपर निगाह सभी लोगों की है। अच्छा, अब हमें बहुत ज्यादा इस बात का भी सोचना है कि हम जो काम कर रहे हैं
वो लोगों को जो जिन्होंने हमारे वोटर हैं या और जो बिल्कुल नागरिक हैं उनको प्रदेश के जो 2.5 करोड़ नागरिक हैं वो सब आपकी ओर देख रहे हैं, आपके व्यवहार की ओर देख रहे हैं, आपकी कार्यशैली की। बिल्कुल। तो 2 दिन की क्लास लगी है, दिग्गज नेताओं ने क्लास ली है और बहुत टिप्स दिए हैं किस तरीके से आचरण विधानसभा के अंदर करना है, बाहर करना है, सोशल मीडिया में करना है, न्यूज वैल्यू कैसे बनानी है, ये सब बातें सिखाई गई हैं। बीजेपी का प्रचार भी कैसे करना है, पार्टी और सरकार का समन्वय कैसे बनाना है, ये सब बातें हैं। लेकिन किस तरीके से आगे देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में कि जो बीजेपी के विधायक पहली बार चुनकर आए हैं या जो पुराने भी हैं, किस तरीके का आचरण उनका रहता है विधानसभा में भी, बाहर में भी, और लोगों की कितनी बात सुनते हैं और क्या एक समान विकास भी करवाया जाएगा, ये सब बहुत बड़े सवाल है। आने वाले दिनों में इसका पता चलेगा। फिलहाल सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप बने रहे एवं तहलका हरियाणा के साथ।